वेलकम टू प्रीति मैम क्लासेस। दिस इज प्रीति मैम हेयर। लास्ट वीडियो में हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली किया था। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए इसको स्ट्रेंज, इसकी हेडिंग ही क्या दी, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब तक हमने जितना भी यूरोप में पढ़ा नेशनलिस्ट, उसमें क्या हुआ, लड़ाइयाँ हुई हर जगह, है ना, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसके बाद यूनिफिकेशन हो रहा है। पर ब्रिटेन बिल्कुल अलग है। ब्रिटेन का जो केस हम पढ़ेंगे बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई वॉर नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, और किस तरीके से ये एक पूरा यूनाइटेड नेशन बना। अब देखिए ब्रिटेन की हिस्ट्री दूसरों से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन कोई नेशन नहीं था, और वहाँ के जो लोग थे, जो ब्रिटेन के आइडेंटिकल लोग थे, वो कैसे, क्या आइडेंटिटीज थी उनकी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे। एथनिक मतलब जिनका कल्चर अलग होता है ना। तो अलग अलग एथनिक ग्रुप के थे, और 4 तरह के लोग वहाँ पर रह करते थे। एक तो थे इंग्लिश, जो तुम्हारे इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लिश लोग थे, वेल्श थे, स्कॉट थे, और आयरिश थे, है ना। ये 4 एथनिक ग्रुप्स थे वहाँ पर। और इन सब के अंदर सबका अपना अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, उनका कल्चर अलग था, सबका अपना था, चारों का अलग कल्चर। पर इनके अंदर भी जो इंग्लिश नेशन था, जो इंग्लैंड था, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब देखिए वो पावर में भी, है ना, और डेवलपमेंट के अंदर भी बाकी तीनों से सबसे आगे था। और बाकी के नेशन क्या थे, बाकी के नेशन उसकी इस प्रोग्रेस से, उसके इस डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसको पावर थी, मोनार्की की पावर थी, और मोनार्की से जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उसने 1688 के अंदर ही अपने आप को मोनार्की से अलग, मतलब मोनार्की से अपने हाथ में पावर ले ली थी वो। यानी कि वहां पर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी वो 1688 तक ही शुरू हो गई थी। और वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, अब वो कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही सरकार चलाकर, पार्लियामेंट बनाकर जनता के द्वारा चला रहे थे, और खूब डेवलपमेंट कर रहे थे अपना। आप देखिए इंग्लैंड जो था वो एक बहुत ही पावरफुल नेशन स्टेट बन रहा था। कैसे? उसने एक एक्ट लगाया, द एक्ट ऑफ यूनियन, यानी एक कानून चलाया यूनियन होने का, एक यूनियन बनाने का कानून। तो द एक्ट ऑफ यूनियन चला हुआ सबसे पहले 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, है ना। बुक में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। और जिसका रिजल्ट क्या निकला, इस एक्ट का रिजल्ट क्या निकला, इन दोनों के बीच में जो संधि हुई उसका रिजल्ट क्या निकला, इसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। वो दोनों एक साथ हो गए, तो अब क्या होगा, यूनाइट हो गए। तो पहले क्या उभर कर आया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा, जो स्कॉटलैंड और वेल्श थे उनके ऊपर इतना इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश पार्लियामेंट का, कि उसने अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया। स्कॉटलैंड के पहले तो एक्ट किया कि हम एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब डिप्लोमेसी देखिए यहाँ पर, पहले तो ब्रिटेन ने एक्ट किया स्कॉटलैंड के साथ में कि हम एक साथ रहेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। पर बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसके इंग्लिश मेंबर्स ने स्कॉटलैंड के लोगों के ऊपर, स्कॉटिश लोगों के ऊपर अपना डोमिनेंस करना शुरू कर दिया, उनके कल्चर को उनसे दूर करने लगे। द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश identity meant that Scotland's distinct culture and political institution were systematically suppressed. यानी कि वहां के लोग खुद भी इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो इंग्लिश लोगों की तरह रहना चाहते थे, खुद भी अपनाने लगे, और वहां की पार्लियामेंट ने भी उनको फोर्स किया उनकी लैंग्वेज को छोड़ देने के लिए, उनके डिफरेंट कल्चर को छोड़ देने के लिए। और कुछ समय बाद वो बिल्कुल इंग्लिश ही हो गए। जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो भी स्कॉटिश को छोड़कर अब इंग्लिश ही बन गए। The Catholic clans that inhabited the Scotland। अब देखिए वहां के कुछ लोग थे स्कॉटलैंड के, जो लगातार ये नहीं चाहते थे, इंग्लिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ, कि जी हमें नहीं बनना है, हमें नहीं इंग्लैंड के साथ में रहना है, हमें अपना कल्चर अपनाना है, और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अलग होना है। तो क्या होता, इन लोगों को क्या कर दिया जाता, उनके खुद के नेटिव लैंड से, जहां पर उनकी खुद की जमीन से उनको हटा दिया जाता, कि अगर आप इस कल्चर को नहीं मान रहे हैं तो आप यहाँ से चले जाइए, आप अब हमारी कंट्री का पार्ट नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि जो स्कॉटिश लोग की जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी,
गैलियलिक लैंग्वेज, है ना, या उनका जो ड्रेसिंग सेंस था, जो स्कॉटिश नेशनल ड्रेस थी, उसको भी पहनने से मना कर दिया गया और उनको जबरदस्ती अपने इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया, इंग्लिश लोगों में ही उनको कन्वर्ट कर लिया गया। तो अब क्या हुआ, पहला तो हिस्सा मिल गया उसमें स्कॉटलैंड के साथ में। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा आयरलैंड। आयरलैंड को भी बिल्कुल सिमिलर ही ये सब फेस करना पड़ा। आयरलैंड में दो तरीके के, अब देखो यूरोप में पूरा क्रिश्चियनिटी है, वहां पर क्रिश्चियन ही रह रहे हैं। क्रिश्चियन क्या, लास्ट ईयर 9th में भी पढ़ा है तुमने, कौन होते हैं, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट्स। तो आयरलैंड में भी ये दो तरह के क्रिश्चियन रहते थे, एक थे कैथोलिक्स और एक प्रोटेस्टेंट्स। तो यहाँ पर जो इंग्लिश के लोग थे, जैसे हमारे देश में क्या हुआ, फूट डालो शासन करो वाला जो नीति था, वो सेम ये पहले से अपनाते आ रहे थे, आयरलैंड के अंदर इन्होंने अपनाया। और जो प्रोटेस्टेंट्स थे आयरलैंड के, उन्हें हेल्प करना शुरू किया डोमिनेशन लेने के ऊपर, के जो बहुत बड़ा कैथोलिक कंट्री है आयरलैंड, उसमें जो कुछ प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स उस पूरी आयरलैंड की कंट्री के ऊपर वो डोमिनेट हो जाएं, उनका हिस्सा ज्यादा हो, उनका प्रभाव हो। अब एक रिवॉल्ट हुई वहां पर, ऐसे ही वॉल्फटन और यूनाइटेड आयरिशमैन के बीच में। तो आयरलैंड को क्या करा, फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1801 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, फोर्सफुली। वो नहीं चाहता था, फिर भी उसका इतना प्रभाव था, इंग्लैंड का इतना प्रभाव था उस समय पर कि आयरलैंड के लोगों को भी उसने अपने यहाँ पे मिला लिया और कोई बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा वहां पर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ उस समय पर। अब एक नया क्या बन गया इन सब लोगों के मिलने के बाद, ब्रिटिश नेशन। अब ब्रिटिश नेशन विकसित होने लगा, वो अब क्या आया, फॉर्म में आ गया। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture। अब जितने भी ये लोग उसके साथ आकर मिले थे, इन सब लोगों को क्या अपनाने के लिए कहा गया, ब्रिटिश कल्चर अपनाने के लिए कहा गया, इंग्लिश कल्चर अपनाने के लिए कहा गया कि अब आप इंग्लिश लोगों की तरह रहेंगे, उनकी तरह ड्रेसअप होंगे, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी। और वहां का जो ब्रिटेन का सिंबल था, अब वो पूरे यूनाइटेड नेशन का सिंबल बन गया। जैसे ब्रिटिश फ्लैग जिसको यूनियन जैक कहा जाता है, वो अब पूरा आयरलैंड का भी था, स्कॉटलैंड का भी था, वेल्श का भी था, उन सबका एक ही फ्लैग हो गया, यूनियन जैक। नेशनल एंथम सेम हो गया सभी का। क्या नेशनल एंथम है ब्रिटेन का, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और क्या था, नेशनल एंथम सेम हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया बहुत तेजी से। ये तो आप पूरे में देखिए, जहां जहां ब्रिटेन का राज रहा वहां आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं लोग, है ना। उन्होंने इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कर दिया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। और जितने भी पुराने नेशंस थे, अब सबको नेशन को खत्म करके उन्होंने एक ग्रेट ब्रिटेन बनाया। और यही ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है। और ये क्यों यूनिक है, क्योंकि ये और देशों की तरह लंबी लड़ाइयों के बाद नहीं बना है। लोग इसके पास इससे प्रभावित होकर आए और बाद में इसने सबको सप्रेस करके अपने अंदर ही मिला लिया, सबका कल्चर खत्म करके। ठीक है, तो ये आपका यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, पहला इसके अंदर आ सकता है 1 मार्क्स में, व्हेन डिड द इंग्लिश पार्लियामेंट फॉर्म। व्हेन डिड द इंग्लिश पार्लियामेंट फॉर्म, कब बना है इंग्लिश पार्लियामेंट। ये आपका पैरा के अंदर दिया हुआ है कि इंग्लिश पार्लियामेंट बहुत पहले ही 1688 के अंदर ही अस्तित्व में आ गया था। 1688 के अंदर ही पार्लियामेंट बन गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की क्या लैंग्वेज थी, गैलिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नेम टू एथनिक ग्रुप्स ऑफ आयरलैंड। तो कौन से दो एथनिक ग्रुप थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अब देखिए और एक क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, हाउ डिड आयरलैंड बिकम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड किस तरीके से पार्ट बना यूनाइटेड किंगडम का। इसी पैरा के अंदर लास्ट पैरा, इसी पेज पर, पेज नंबर 22 के ऊपर लास्ट पैरा है, उसमें इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश नेशन ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर कल्चर। जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश नेशन कैसे दूसरे कल्चर्स की कॉस्ट पर बना, दूसरे कल्चर्स को खत्म करके। तो ये पूरा आपका इसके अंदर आंसर है।
या एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये दोनों का आंसर सेम ही होगा कि कैसे अदर कल्चर्स के कॉस्ट पर बना या यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसा हुआ। तो अब आपका चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म का पेज 22 तक कंप्लीट हो गया है और यहाँ तक सभी रिवॉल्यूशंस और सभी यूनिफिकेशन खत्म हो गए हैं आपके। एक बार रीड आउट करिएगा वीडियो के साथ, आपको समझ आएगा, आसान रहेगा पढ़ने में। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए आप रेगुलर क्लासेस के लिए। ओके, थैंक यू।